Literature is the cream of a language. Dear students, you are welcome to the channel Let's Study Literature. आज मैं क्लास 11 के स्नैपशॉट्स से एक कहानी यानी द एड्रेस को आपके साथ डिस्कस करूंगा. वी शैल स्टडी द एड्रेस बाय मार्गा मिनको. और इस कहानी को हम 2-3 हिस्सों में अध्ययन करेंगे. इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ इस कहानी की पृष्ठभूमि को डिस्कस करूंगा, क्योंकि कहानी के समरी, उसके क्वेश्चन आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, लिटरेचर का जो इनहेरेंट मैसेज होता है, उस पर आने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी. क्योंकि अगर हम पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को जानेंगे तो फिर कहानी के समरी को और कहानी को जानने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को करने के साथ हम अपनी कहानी की समझ को, विच इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिटरेचर, कि हमको उस लिटरेचर से जो मैसेज मिलता है उस मैसेज को हम कितनी गंभीरता से, कितनी गहनता से, हाउ डीपली वी टेक, ये उसका प्राइम पर्पस होता है, वो हम करेंगे. इसीलिए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पे आते हैं. द एड्रेस कहानी की पृष्ठभूमि है सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि. यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो होता है, ठीक है, वो तो आप इसको ऐसे समझ लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फिर जर्मनी ने एक तरह से कह लें कि अपना एक रिसर्जेंट, एक स्ट्राइड लिया और उसमें उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जर्मन नेशन के लिए तो अच्छे माने जा सकते थे, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए नहीं थे. यानी जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने मानवता के खिलाफ कुछ काम किए. यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के तमाम उन कारणों में जो सबसे गंदा एक रीजन था, कारण था, वो था हेट्रेड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. क्यों कह रहा हूं? आप किसी जाति विशेष से आप विरोध कर सकते हैं, उनसे आप युद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस जाति में हर एक व्यक्ति के प्रति घृणा और उस घृणा के परिणाम स्वरूप उनके हर सदस्य को इस धरती से खत्म कर देने की जो तैयारी है, या उनको आप प्रताड़ित करें, ये किसी भी सभ्य समाज में जो है एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए. और एक्सेप्टेबल नहीं था, यही कारण तो था कि हिटलर ने जिस घृणा के, एक तरह से कह लें कि अंबार पर बैठ करके और दुनिया पर अपनी, एक तरह से कह लें कि अपने डोमिनेंस को अनाउंस किया था, वो अंबार, वो जो कूड़ा था वो ढह गया और वो बारूद में तब्दील हो गया और हिटलर जो है उसमें लुप्त हो गया. लेकिन पूरी दुनिया में, इतिहास में उसने अपना नाम जो है नाजियों और नाजियों की घृणा के कारण दर्ज करा लिया है. तो पृष्ठभूमि ये थी. इस पृष्ठभूमि में एक और बात की चर्चा में किए बिना नहीं रह सकता. आपने एक किताब का नाम सुना होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक. हम आमतौर पर इतिहास में नाजियों के द्वारा यहूदियों पे अत्याचार, उनके प्रति घृणा की कहानियां सुनते हैं, लेकिन द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल में एनी फ्रैंक, जो बहुत ही छोटी लड़की है, 12, 14, 15 साल की लड़की है, वो जब डायरी लिखना शुरू करती है, उसने शुरू में ही कुछ जो एंट्रीज दिए हैं, उन एंट्रीज में उसने बताया कि कैसे जो नाजी हैं वो यहूदियों पे ऐसे इनमेरेबल अत्याचार करते हैं. देयर एट्रोसिटीज कैनॉट बी काउंटेड वाली बात वो कहती है. कहने का मतलब कि उन्हें मानव समझते ही नहीं थे नाजी. और इस कारण धीरे धीरे करके जब यहूदियों को ये लगने लगा कि नहीं, अब हमारा जर्मन ऑक्युपाइड जगहों पर रहना इम्पॉसिबल है, हमें भागना होगा, तो लोग या तो भाग गए पूरी तरह से. लेकिन जिस धरती पे आप लंबे समय से पूर्वजों की धरती पे रहते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, पहचान अर्जित करते हैं, उस जगह से ना सिर्फ आपका लगाव और मोह होता है, बल्कि आप ये सोच ही नहीं पाते कि वहां से भागना होगा. इस कड़ी में आप इसको इस जगह से भी जोड़ सकते हैं कि जब भारत का विभाजन किया अंग्रेजों और गांधी, नेहरू इत्यादि लोगों ने मिल करके, तो क्या किया,
पाकिस्तान से हिंदुओं को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि अचानक जब एक रात के बाद वो सो करके उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये देश उनका नहीं है। जहां वो दशकों से या सदियों से रह रहे थे, उनका देश नहीं है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति डेवलप हो गई, आप कह सकते हैं, जर्मन ऑक्युपाइड जगहों पे, जहां यहूदी या तो छुप के रहने लगे। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान से सारे हिंदू लौट करके नहीं आए थे। बहुत सारे लोग आज भी वहां पर हैं, क्योंकि उन्हें उस समय लगता था जो हैं या जो थे रह गए, उनके साथ अत्याचारों की जो कहानी है, जो दास्तान है, वो आज भी बदस्तूर जारी है। उनमें से कई लोग मुसलमान बन गए, लेकिन क्रिश्चियन नाजियों ने यहूदियों को क्रिश्चियन नहीं बनाया। उन्हें हॉलोकास्ट में गैस चैम्बर में डाल करके उन्हें मारना चाहा, उन्हें खत्म करना चाहा, या उन्हें उनके तरफ ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिन अत्याचारों की कहानी सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की जो लड़की एनी फ्रैंक है, उसने डायरी एंट्री तो उसी समय तक लिखा जिस समय तक वो लिख सकती थी। उसके बाद जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में चली जाती है और उसके बाद जब उसका अंत हो जाता है, उसका, उसकी माँ का, उसकी बड़ी बहन का, सिर्फ उसका पिता बचता है जो उसकी कहानी को बताता है। तो हम जब उसके उस दुर्दशा के बारे में जानते हैं तो वाकई हम उसकी जो मर्मस्पर्शी कहानी है वो हमको भीतर से खौला देती है। वी फील शैटर्ड फ्रॉम इनसाइड। लेकिन हम जिस कहानी की चर्चा कर रहे हैं, द एड्रेस, उस कहानी में हम शैटर्ड इसलिए नहीं फील करते हैं। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में बहुत अधिक चर्चा नाजियों के अत्याचार की नहीं की गई है। इस कहानी का मूल उद्देश्य है एक व्यक्ति का वो भावुक मन जो नाजियों के अत्याचार के परिणाम स्वरूप जब पूरी दुनिया में, जब यहूदी अपनी अपनी कहानियों को बताने निकले थे, तो उन कहानियों के जो अलग अलग इमेज और शेड थे, उन्हीं इमेजेस एंड शेड्स में से एक इमोशनल शेड ये था कि इस कहानी की लेखिका, जो नैरेटर है इस कहानी की, वो उस पृष्ठभूमि के बाद की बात कहती है कि जब व्यक्ति किसी जगह पर रहता है लंबे समय तक, तो वो एक नोस्टाल्जिक फीलिंग के साथ रहता है। उस नोस्टाल्जिया में वो अपने उस लगाव को दर्शाता है, उस लगाव में रहता है अपने घर से, अपने शहर से, अपने घर के एक एक सामान से। इस कहानी का शीर्षक एड्रेस इसलिए भी रखा गया है कि उसी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की चर्चा की गई है इसमें। और फिर कैसे नोस्टाल्जिया जो है, नोस्टाल्जिया यानी पुराने समय को याद करके या तो दुखी होना या सुखी होना, और जब उस समय के लोग नहीं रहते हैं और केवल उस समय की चीज़ें बच जाती हैं, वो शहर बच जाता है, तो हमारा हृदय जो है वो उन यादों में दुखी होता है। ये कहानी उसी की है। लेकिन हम अभी समरी शुरू नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। तो इस कहानी की लेखिका जो है उस जगह पर पहुंचती है जहां वो पहले रहती थी अपनी माँ के साथ, लेकिन अब उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा चुकी है। वहां उसको लौट करके आने की उसकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अपने घर के जो कीमती सामान हैं, उन कीमती सामानों को अपने एक पड़ोस में रहने वाली महिला को दे रखी थी। उसी महिला से मिलने जाने और मिल करके आने के बीच की जो कुछ कह सकते हैं कि कुछ स्निपेट्स हैं, यानी कुछ जो इमेजेस हैं, उन्हीं इमेजेस की चर्चा इस कहानी में होती है। तो हम इस कहानी की समरी में जिन बातों का अध्ययन करेंगे, मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से समरी डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। वो मेरा अनकन्वेंशनल तरीका ये होगा कि मैं सीधे सीधे उसकी समरी को डिस्कस नहीं करूंगा, क्राफ्ट ऑफ द लैंग्वेज के साथ करूंगा। क्योंकि आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो आप देखेंगे अक्सर हम में से अधिकांश लोगों का अप्रोच लिटरेचर के प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि शैलो रहता है। चलो समरी समझ लो, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट याद कर लो, बाकी लिटरेचर का करना क्या है। नहीं, लिटरेचर का जो मेन पर्पस है, जो मूल उद्देश्य है, वो ये नहीं है कि उसके समरी को समझ लो और क्वेश्चन आंसर कर दो। नहीं, लिटरेचर यानी साहित्य हमें अपने उस उद्देश्य की ओर ले जाना चाहता है जहां हमारे अंदर मानवीय मूल्यों के प्रति
एक भाषा की उत्कृष्ट यानी कहने का मतलब है कि द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए लैंग्वेज हैज टू बी अटेन्ड बाय द रीडर ऑफ ए लिटरेचर, ए पीस ऑफ लिटरेचर। एक पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के बाद हम अपनी संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों को तो समझें, लेकिन उसे हम एक्सप्रेस कैसे करें, इन ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उस समझ को कैसे एक्सप्रेस करना है, या फिर उस समझ को अपने अंदर कैसे बखूबी रखना है, इस उद्देश्य के साथ लिटरेचर का स्टडी हम करते हैं। और इसीलिए लिटरेचर कोई सामान्य कहानी की तरह नहीं होती है कि हाँ दी एड्रेस है, एक लड़की है फला जगह जाती है, फला आदमी से बात करती है, फला फला बात होती है, लौट आती नहीं। उस क्राफ्ट को डेवलप किया जाता है, और जब तक हम उस क्राफ्ट के डेवलपमेंट की जर्नी के साथ नहीं इस समरी का स्टडी करेंगे, तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो बहुत ही शैलो तरीके से करेंगे। तो उस क्राफ्ट को कैसे समझेंगे, जैसे मैं जो अगले वीडियो में मैं जिस बात को शुरू करूंगा उसका एक मैं थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि मैं उसका ग्लिम्स दे रहा हूं आपको। द एड्रेस कहानी बाई मार्गा मिनको शुरू होती है एक क्वेश्चन के साथ। ये स्टोरी का एक क्राफ्ट होता है। वो पहला सेंटेंस क्या लिखती है, डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। नैरेटर पूछती है कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल क्राफ्ट है। द वुमन लुक्ड एट हर सर्चिंगली। देखिए कभी कभी जो एडवर्ब है, आप जब कोई भी सेंटेंस पढ़ें तो सेंटेंस में आने वाले शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी द वुमन लुक्ड एट मी से भी तो काम चल सकता था ना। आप जब मेरे साथ समरी में जुड़े तो आप मेरा आग्रह होगा कि आप किताब लेकर के बैठें। तो उस महिला ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कैसे देखा, सर्चिंगली। सर्चिंगली का मतलब ऐसे जैसे वो मुझे देख करके मेरा पूरा वो एग्जाम हमको सिर्फ देख नहीं रही है, एकदम ऊपर से नीचे वो एक तरह से कह एक्सरे करते हुए देख रही है। उसके बाद का सेंटेंस भी एक फ्रेज के साथ है, शी हैड ओपन्ड द डोर। यहां तक भी तो काम चल सकता था, लेकिन देखिए एक फ्रेज क्या कमाल का काम करती है। इस फ्रेज को एक और भी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। ए चिंक, इसको दूसरे सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि शी हैड ओपन द डोर अजार। अजार का मतलब थोड़ा सा खोला था, अ चिंक का मतलब थोड़ा सा खोला था। इसके बाद जो इस कहानी का जो चौथा सेंटेंस है, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। अब ध्यान दीजिए, कोई आदमी किसी के घर जाता है तो दरवाजा खोलने के बाद जब वो आदमी अपने दरवाजे को अचिंक यानी थोड़ा सा खोलता है, पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो उसको अगर घर के अंदर की चीजों को अगर सर्वे करना हो, अपनी सरसरी निगाह से देखना हो, तो कैसे करेगा, वो जा करके थोड़ा नजदीक जाएगा, एंड स्टूड ऑन द स्टेप यानी वो सीढ़ियों पे खड़े हो जाएगा। चलिए वो आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन लैंग्वेज के क्राफ्ट को हम हर जगह से नहीं पिकअप करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों से पिकअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लैंग्वेज का क्राफ्ट लिटरेचर को समझने में, क्योंकि लिटरेचर में अगर लैंग्वेज का क्राफ्ट नहीं हो, लैंग्वेज नहीं हो, या लैंग्वेज क्या है, सबलिमेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैज टू बी यूज्ड, और सबलिमेस्ट फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर। सामान्य कहानी में भी हम कहानी कहने के ढंग में एक सटल नुआंस रखते हैं, नहीं तो फिर तो हम आम बोलचाल की भाषा में इस कहानी को तो 2 से 3 मिनट में खत्म कर सकते हैं। फिर हमको द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली कहने की क्या जरूरत है, शी हैड ओपन द डोर अचिंग कहने की क्या जरूरत है, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इन सारे सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस में जो सटिलिटी है, जो सब्लिमिटी है, जो क्राफ्ट है, जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी से ही तो लिटरेचर बनता है। और इसीलिए इस लिटरेचर के बनने की कहानी ही जो है वो लैंग्वेज की एक तरह से कहते हैं कि सफलता की कहानी है। कोई भी भाषा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाती कि वहाँ के लोगों ने पूरी दुनिया में जा कर के कन्क्वेस्ट कर लिया और अपनी लैंग्वेज को फैला दिया। लैंग्वेज फैलती ही है उसके लिटरेचर से, यानी फूल अपनी खुशबू से ही जानी जाती है। तो आज इस भूमिका में मैंने सिर्फ और सिर्फ नाजियों की पृष्ठभूमि पर चर्चा की, एक आध रेफरेंस आया, और फिर मैं इस अनकॉन्वेंशनल तरीके की बात या मेरा अपना जो स्टाइल है उसकी बात इसलिए कर रहा था कि प्रायः आप समरी सुन लेते हैं, लैंग्वेज के क्राफ्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन लैंग्वेज के क्राफ्ट पे स्कूलों में भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है।
वहाँ भी लोग बेसिकली या तो रीडिंग मरवा करके फिर वो समरी डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हर एक पैराग्राफ में रुक करके सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस के डिवीजन हम दो अर्थों में करते हैं, एक हम करते हैं प्रयोग के अर्थ में और एक हम करते हैं स्ट्रक्चर के अर्थ में। प्रयोग के अर्थ में यानी हम अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी ऐसे सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या अंतर है इसको भी जानना होगा। तो क्राफ्ट ऑफ ए लैंग्वेज का मतलब ग्रामर ऑफ ए लैंग्वेज। तो ग्रामर के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आप ना केवल आप क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप उससे कई स्टेप आगे जा करके यू विल फील नॉट ओनली कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड टू आंसर एनी एंड एवरी क्वेश्चन दैट कम्स आउट ऑफ दैट टेक्स्ट। मेरा वही उद्देश्य है कि इसी तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इस स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फॉर दिस वीडियो this is this much. Thank you very much. Please stay tuned to Let's Study Literature. Thank you very much.